तो ये क्वेश्चन क्या है कि यदि बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा PT है। अरे समझ रहे हो, आपके पास कॉपी हो गया, आप रफली ऐसे नहीं कि आपने तुक्का मार दिया सीधा सीधा। बिंदु क्या है, P से स्पर्श रेखा है ये P है और P क्या है, स्पर्श बिंदु है जो वृत्त को T पर स्पर्श करता है। कहां पर स्पर्श करता है, P। ठीक हो गया। तथा बिंदु O क्या है, वृत्त का केंद्र। तो वो कह रहा है कि OPT अरे OPT का मतलब ये मिलाया आपने और ये। अब कौन सा कोण आया वो OPT, ये वाला कोण आया। अरे आया कि नहीं है। POT कौन सा कोण आया, POT ये वाला कोण है। तो इसका मान कितना होगा, इन दोनों कोणों का मान कितना होगा बताओ, ये बता सकता है कोई, कैसे निकला होगा, कैसे निकलेगा, याद ही नहीं है तुमको। कितना अच्छा क्वेश्चन है देखिए। अरे एक प्रमेय आपने देखी होगी कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, तो ये कोण कितने का होगा, 90 अंश। ये हमेशा याद रखना है, स्पर्श रेखा के साथ त्रिज्या का जो कोण होगा वो हमेशा कितने का होगा, 90 अंश का होगा, लंब होगा। अगर ये 90 अंश का है, इन दोनों कोणों का योग कितना है, कितना होगा बोलो, कितना होगा 90। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग कितना होता है, और एक कोण अगर 90 का बच गया तो शेष दो कोणों का योग कितना होगा, कितने का होगा, 90। तो बस इसी प्रमेय से आपका ये निकल गया कि ये कितने के बराबर होगा। तुक्के में नहीं मारना, पहले क्वेश्चन को समझिए। MCQ का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी एक उत्तर देखें और उसका टिक कर दें, ऐसा नहीं। पहले उसको समझिए, उसका चित्र बनाइए। यहां पर अगर हमको ये चीज पता है कि स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्या आपस में लंब होगी, तो हमको पता चल जाएगा ये 90 का है। अब त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों के प्रमेय आप जानते हैं कि तीनों अंतर कोणों का योग कितना होता है, 180। तो उसमें 90 घटा देंगे तो कितना बच गया, 90। तो शेष दो कोणों का मान कितना होगा, 90 के बराबर। तो ये आपका आंसर होगा। ये अगला क्वेश्चन, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया, अब वो क्या कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर कितनी, अब देखिए यहां पर ध्यान देने की जरूरत है, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती। क्या सही उत्तर होगा, क्या बोलो, जोर से बोलो, गलत। कितनी, एक, केवल एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। जो दो है वो बाई बिंदु से खींची जा सकती है, बाई बिंदु से इस पर दो खींची जा सकती है। लेकिन वृत्त में अगर कोई बिंदु है वहां पर स्पर्श रेखा, तो एक ही स्पर्श रेखा होगी, एक से अधिक स्पर्श रेखाएं नहीं हो सकती। समझ रहे हो, अगर वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो तब आपका क्या होगा, अनियमित खींची जा सकती। अब समझना है किसका आंसर कौन है। आप पढ़े में आपको लगेगा सब आंसर है, कहीं आपने 2 भी पढ़ा है, कहीं आपने 1 भी पढ़ा है, कहीं आपने अनियमित भी पढ़ा है। तो आपको ये देखना है वो पूछ क्या रहा है। अगर वो वृत्त के किसी एक बिंदु पर पूछेगा तो वहां पर केवल एक स्पर्श रेखा हो सकती है। अगर वो कहेगा बाई बिंदु से वृत्त पर कितनी डाली जा सकती है, तो तब आपका उत्तर 2। अगर वो कहेगा कि वृत्त पर कितनी खींची जा सकती हैं, तो चूंकि उसमें असंख्य बिंदु हैं और सब बिंदुओं पर एक एक खींची जा सकती है, तो टोटल कितने होंगे, अनगिनत। समझ गए, सही उत्तर। अगला देखिए, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, कितना होगी, सबको याद है कि नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, ये सही उत्तर हो गया। अगर ये निश्चित की जगह और लगा देता तब उत्तर क्या होता, अनिश्चित। तब क्या होगा, ठीक है ना। और निश्चित का मतलब श्योर, और असंभव घटना की कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, तब ये 0 होगा। असंभव अगर कोई घटना है तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी,
0 बार बार कह रखा है, रट लो। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक घटना घटित होने की प्रायिकता नहीं हो सकती है? प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो सही उत्तर क्या है? 1.6, क्योंकि प्रायिकता कभी भी क्या नहीं होती है? 1 से अधिक नहीं होती है और 0 से कम भी नहीं होती। ये ध्यान देना आपने। तो ये क्लियर हो गया। तो करीबन 8, 10, 12 क्वेश्चन हमारे एमसीक्यू के हो गई। तो आपको देखना है इस चैप्टर से किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। नाउ थैंक यू। तो देखिए, ये जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 1 जो नए पैटर्न में है, उसमें आपको कितने क्वेश्चन मिलने हैं? 8 क्वेश्चन, 8 नंबर का आएगा। और वो सारे के सारे क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिनको हम शॉर्ट में कह सकते हैं MCQ। तो ये फैक्ट पर आधारित क्वेश्चन होते हैं और उन फैक्ट्स को समझ करके उनमें जो विकल्प दिए गए हैं, उन विकल्पों में से एक विकल्प आपको चुनना होता है। उदाहरण के लिए अगर हम पहला क्वेश्चन इसमें देखें, तो जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे पहले चैप्टर से आ रहा है। यदि x बराबर P/Q एक परिमेय संख्या है जिसमें Q के अभाज्य गुणनखंड 2 to the power n into 5 to the power n के रूप में नहीं है। इसको जरा जोर लगाइए यहाँ पर, के रूप में नहीं है, तब x का दशमलव प्रसार होगा। x का दशमलव प्रसार होगा। बताइए कैसा होगा? क्या सही उत्तर है? अशांत अवधि। अगर यहाँ पर नहीं हटा दो, के रूप में है, तब क्या आएगा सही उत्तर? अशांत। अरे राइट, समझ गए कि नहीं समझे? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अभी तो इसका आंसर बी बनता है। अभी इसका आंसर कौन सा बनता है? बी। लेकिन अगर इसमें ये नहीं हटा दूं मैं, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ए, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत, जो कि ए में है। तो कैसे उत्तर बदलते हैं? इस ऊपर लिखी हुई चीज पर निर्भर करेगा कि उत्तर क्या है। अरे समझ रहे हैं कि अगर ये नहीं को हटा दूं मैं और बाकी क्वेश्चन वही रहने दूं, तो इसका उत्तर ये हो जाता है। और अगर नहीं है तब इसका उत्तर ये हो। समझ गए? दूसरा क्वेश्चन जो कि इसी चैप्टर से, निम्न परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है? दशमलव प्रसार कैसा है? अब आप जानते हैं कि दशमलव प्रसार शांत होने के लिए क्या होना चाहिए? उसके हर के जो गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड, वो 2 और 5 होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसको देखेंगे। 225 किसका वर्ग होता है? 5 का क्यूब होता है। 5 पंजे 25 पंजे 225। तो 5 गुणागे 5 गुणागे 5, 5 की घात 3। तो चलेगा, ये भी सही है, ये भी क्या है? सही है। ये भी क्या है? शांत है। अब इसको देखेंगे, 8 के गुणनखंड क्या होते हैं? 2 गुणागे 2 गुणागे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये भी क्या है? शांत है। ये भी क्या है? अब इसके क्या हो गए? 7 या 21, अर्थात 2 और 5 के अतिरिक्त आ गए, या 2 और 5 है ही नहीं, 3 और 7 है। तो ये क्या नहीं होगा? शांत नहीं होगा। ये क्या होगा? अशांत। अब इसको देखते हैं। 250, 250 का मतलब क्या हो गया? 25 गुणागे 10, 25 के क्या हो गए? 5 गुणागे 5, और 10 के क्या हो गए? 5 गुणागे 2। तो क्या आए? 5 और 2 ही आए। 5 और 2 आए कि नहीं आए? इसका मतलब ये भी क्या होगा? शांत होगा। ये भी क्या होगा? अब देखिए, वो कह रहे हैं पहला तथा दूसरा सही है, लेकिन केवल इन्हीं के हैं, इसके भी हैं। तो ये उत्तर भी क्या नहीं है? अरे पहला दूसरा तो है, लेकिन तीसरा भी है, वो चौथा वाला भी है ना, उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो ये पूरा उत्तर नहीं है। ये क्या नहीं है? पूरा उत्तर नहीं है, इसलिए इसको टिक नहीं कर सकते। दूसरा और तीसरा, ये तो तीसरा तो है ही नहीं,
इसका मतलब ये उत्तर तो हो ही नहीं सकता। अब ये देखिए पहला और तीसरा, पहले के साथ तीसरा ले रहा है, ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि तीसरा हमारा क्या निकला है, आसानी से। अब चौथा, पहला एवं चौथा, पहला एवं चौथा, ये और ये, तो ये भी क्या है तो सही, लेकिन पूरा उत्तर नहीं दे रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि जिसने क्वेश्चन बनाया होगा उसने कुछ चीज छोड़ दी, उसमें दो उत्तर मैच कर रहे हैं और पूरा उत्तर कोई भी नहीं बन रहा है। अरे पूरा उत्तर कोई भी नहीं बन रहा है। समझ में आई बात? अरे समझ में आई बात? आपने चेक करके देख लिया है। अब अगर मैं इसमें ये जोड़ दूं, पहला दूसरा एवं चौथा, पहला दूसरा एवं चौथा, अब ये क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर। क्योंकि तीन जगह आपने देखा होगा कि ये 25 में भी 250 का मतलब होता है 10 गुणा के 25, 10 के 2 और 5, 25 के 5 और 5, तो ये भी शांत होगा, 8 वाला भी शांत होगा, 225 वाला भी शांत होगा। केवल अशांत कौन होगा? 2/21 वाला। तो आपका सही उत्तर ये होना चाहिए और पूरा उत्तर लिखा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 3, जो किससे है? बहुपद से। अरे किससे है? यदि अल्फा और बीटा, क्या अल्फा और बीटा बहुपद fx = x² + x + 1 के शून्यक हों तो 1/अल्फा, अरे 1/अल्फा + 1/बीटा का मान होगा, बीटा का मान होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप? अरे इसका लॉस लेंगे तो यहां क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा, और ऊपर क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए अगर ये बहुपद है तो अल्फा प्लस बीटा = क्या होता है? -b/a। अरे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इससे तुलना करेंगे तो b का मान कितना है? a। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आया? बीटा बराबर -1/a, अर्थात -a। ये ठीक हो गया। और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है? c/a। ये कितना होता है? c/a। c कौन है? 1 और a 1, 1/1 बराबर कितना आ गया? a। अब यहां पर रखेंगे हम 1/अल्फा + 1/बीटा = अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तो कितना आ गया ये? अरे इसका मान अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? -1, और -1/1, तो कितना हुआ? अरे कितना हो गया? -1। कितना हो गया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? -1। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं बता देता हूं। अरे ठीक है, यहां देखिए, पहले आप ये देखिए कि जब हमारे पास x² + x + 1 है तो इसमें अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। और b का मान किससे देखोगे? ax² + bx + c से। तो ये c हो गया, ये b हो गया और ये a हो गया। ठीक है।